हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। हम कर रहे हैं टीजीटी प्रैक्टिस सेट 16। 15 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 प्लस जो है क्वेश्चंस हैं। और ये इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही छांट कर और बहुत ही कलेक्ट किए करके प्रश्न लाए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप पूरा पढ़ लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्प्रंग रिदम an irregular system of prosody developed by 19th century English poet। जो 19th century English poet ने इसको डेवलप किया है और ये इरेगुलर सिस्टम है। तो आपको बताना है कि स्प्रंग रिदम जो है किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने डेवलप किया। ऑप्शन है जेरार्ड मेनले हॉपकिंस, जिसको बोलते हैं GM हॉपकिंस, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग की पत्नी है ये, वॉल्ट विटमैन या HW लॉन्गफेलो। तो ये है आपके GM हॉपकिंस। आपको बताना है कि स्प्रंग रिदम है क्या। हॉपकिंस स्प्रंग रिदम इज क्या है। ऑप्शन है वन दैट कंटेन्स स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्ट्रेस सिलेबल्स एंड वेराइंग नंबर ऑफ अनस्ट्रेस सिलेबल। बंद एक ऑप्शन हो गया। बी है कॉल्ड सो फार इट रन्स लाइक अ कोच ऑफ द स्प्रिंग, या ये दोनों ही ठीक है या इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। ऑप्शन आपको बताने हैं। चलिए बता दे रहे हैं, आपका ऑप्शन सी है, क्योंकि इसमें क्या है, जो है स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है और स्टेबल सिलेबल के बाद में जो अनस्ट्रेस सिलेबल होते हैं वो वेरी करते हैं, कभी एक, कभी दो, कभी तीन। तो इनके बदलते हुए अनस्ट्रेस सिलेबल होते हैं और स्ट्रेस सिलेबल स्पेसिफिक नंबर में होते हैं। दूसरा, यानी कि उतार चढ़ाव काफ़ी होता है, बदलता हुआ। स्प्रिंग का मतलब जो है जो उछलता कूदता, तो इसकी रिदम जो है वो उछलती कूदती होती है, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी उतार कभी चढ़ाव। अब इसको कॉल्ड इट फॉर इट रन्स लाइक ए कोच ऑफ द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग सीजन में जो तांगा चलता है, घोड़ा गाड़ी चलती है, तो जिस प्रकार उसमें उछाल आता रहता है, तो उसी प्रकार इस रिदम का नाम भी स्प्रंग रिदम उसी से दिया गया है। तो ये दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फ्रॉम हुम डिड सर टॉमस वाट बोरो द पोइटिक सोनेट फॉर्म। तो पोइटिक सोनेट फॉर्म कहाँ से बोरो की गई। इटालियंस, फ्रेंच, ग्रीक या इंग्लिश। तो आपका ऑप्शन 4 हो ही गए, आपको बताना है कौन सा है। तो देखिए, टॉमस वाट ने जो पोइटिक फॉर्म बोरो की थी सोनेट की, वो इटालियन से की थी। आपको पता ही, तो आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हु आर द कैरेक्टर्स ऑफ मोरालिटी प्लेस। देखिए, पहले मिस्ट्री प्लेस आते हैं, फिर आपके जो मिरेकल प्लेस आते हैं, फिर आते हैं आपके मोरालिटी प्लेस। तो आपको बताना है मोरालिटी प्लेस में जो करेक्टर हुआ करते थे वो कौन से थे। तो वाइस और वर्च्यू, क्लर्जी हुआ करते थे, या कॉमन मैन हुआ करते थे, या द प्रोफेशनल एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक है। आसान है, वाइस एंड वर्च्यू, जिसमें लव, हेट, ग्रीड, ये सारे जो है करेक्टर हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ रियलिस्टिक ड्रामा। तो रियलिस्टिक ड्रामा के फाउंडर कौन थे। तो ये प्रश्न जो है आपका टीजीटी में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रियलिस्टिक ड्रामा के जो फाउंडर थे वो AW पिनरो, हेनरी आर्थर जोन्स, थॉमस विलियम रॉबर्टसन या विलियम बाइसरले। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है क्या ऑप्शन है। देखिए, आपका ऑप्शन है सी, थॉमस विलियम रॉबर्टसन। इन्होंने प्ले लिखा था, रियलिस्टिक ड्रामा लिखा था कास्ट 1867 में। तो ये ड्रामा के द्वारा इन्होंने रियलिस्टिक ड्रामा की नींव रखी, तो इनको फाउंडर ऑफ रियलिस्टिक ड्रामा कहा जाता है। तो ये है आपका
द फाउंडर ऑफ रियलिस्टिक ड्रामा वॉज टॉमस विलियम रॉबर्टसन। हिज प्ले कास्ट था 1867 में लिखा, टीजीटी 2009 में आया हुआ है। ये पढ़ के बताना आपको क्या है इसका ऑप्शन। द एंडिंग ऑफ मीट्रिकल वर्स लाइन ऑन ए स्ट्रेस सिलेबल। तो जिस वर्स की, जिस कविता की लाइन स्ट्रेस सिलेबल से समाप्त होती है, तो उस एंडिंग को क्या कहा जाता है? फेमिनिन एंडिंग कहा जाता है, मैस्कुलिन एंडिंग कहा जाता है, न्यूट्रल एंडिंग कहा जाता है, या फ्री वर्स कहा जाता है? आपके ऑप्शन 4 हो गए, आपको बताना है क्या है। चलिए बता दें। जिसमें स्ट्रेस लेवल होता है उसको मैस्कुलिन कहा जाता है, आपका ऑप्शन बी है। और जिसमें अनस्ट्रेस होता है, यानी कि अनस्ट्रेस लेवल से एंडिंग होती है, तो वो कहा जाता है आपका फेमिनिन। क्वेश्चन नंबर 7 है, द पीरियडिकल एसे वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय। तो ये पीरियडिकल जो थे, आपने सुना होगा, एक मैगजीन रही है टेटलर। तो इस मैगजीन में पीरियडिकल एसे की शुरुआत हुई थी। तो आपको बताना ये पीरियडिकल एसे की शुरुआत किसने की? रिचर्ड स्टील रहे हैं, या जोसेफ एडिसन रहे हैं, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, या रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ जॉनसन दोनों रहे हैं? तो आपको ऑप्शन बताने हैं कौन सा है, बहुत ही आसान है। तो ये हैं आपके रिचर्ड स्टील। दोनों नहीं रहे हैं, हालांकि दोनों जो आपके पीरियडिकल ऐसे में है नाम दोनों का आता है, लेकिन दोनों नहीं है, क्योंकि रिचर्ड स्टील ने टेटलर की शुरुआत की थी 1709 में, अप्रैल 1709 की बात है। तो इसे में इन्होंने पीरियडिकल ऐसे को जो है शुरू किया था। बाद में ये सारे जो ऑप्शन हैं, जैसे सारे ऑप्शन, ये सारे ही लोग पीरियडिकल ऐसे से जुड़े हुए हैं, और मेन रूप से रिचर्ड स्टील और एडिसन, जोसेफ एडिसन है, लेकिन जो फाउंडर हैं वो आपके रिचर्ड स्टील ही हैं। ऑप्शन आपका ए। क्या हुआ? ऑप्शन ए। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द पीरियडिकल ऐसे वॉज ए न्यू लिटरेरी फॉर्म दैट एमर्ज्ड ड्यूरिंग। अब देखिए यहाँ पर ये समय आ ही गया है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं उठता, क्योंकि इसका ऑप्शन यही हो गया, यानी कि अर्ली 18th सेंचुरी। द अर्ली पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी, द लेट पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी। तो इसका ऑप्शन आपका ए ही है, द अर्ली पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी, क्योंकि 1709 में इन्होंने टेटलर जो मैगजीन है उसको लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेयर डिड रेनेसा कम फर्स्ट। तो किस जगह रेनेसा पहली बार आया? फ्रांस, इंग्लैंड, इटली या जर्मनी? आपके ऑप्शन 4 हैं, बताइए कौन सा है। आपको पता लग गया होगा, ये है ऑप्शन आपका सी, इटली, क्योंकि इटली में सबसे पहली बार जो है 13वीं और 14वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, 13th एंड 14th सेंचुरी। नेम द एंग्लो सैक्सन किंग हु वॉज ऑल्सो ए ग्रेट लिटरेरी फिगर। एक किंग है और इसने जो है एक हिस्ट्री बुक लिखी थी, तो आपको बताना है कौन है। बीवुल्फ। तो देखिए बीवुल्फ तो आपका एपिक है। किंग ऑर्थर जो बाकी राजा रहे हैं, और दूसरे किंग अल्फ्रेड या वुल्फसन। तो ये है आपका ऑप्शन सी, किंग अल्फ्रेड। तो किंग अल्फ्रेड जो है एंग्लो सैक्सन पीरियड में एक राजा रहे थे और स्वयं बहुत बड़े राइटर भी रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्लेस्कू, पैरोडी एंड ट्रावेस्टी, व्हाट इज कॉमन अमॉन्ग दीज 3 फॉर्म्स। तो दीज आर द टर्म्स ऑफ, क्या है? ए ऑप्शन है, आर द लिटरेरी फॉर्म ओरिजिनेटेड बाय कॉमन राइटर्स, आर वेरियस फॉर्म ऑफ सटायर, कॉमनली ऑकर्स इन द नॉवेल अलोन, या नन ऑफ दीज।
तो आपको बताना कौन सा है। देखिए वर्लेस्कू, पैरोडी या ट्रावेस्टी, ये आपकी तीनों ही सटायर की फॉर्म है, फॉर्म ऑफ सटायर हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, द कॉफी हाउस कल्चर फ्लोरिस्ड इन। ऑप्शन है आपका 18th सेंचुरी, अर्ली 19th सेंचुरी या 17th सेंचुरी, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो आप जानते हैं कि कॉफ़ी हाउस जो कल्चर की शुरुआत हुई थी वो आपकी रीस्टोरेशन पीरियड जैसे ही समाप्त होता है उसके तुरंत बाद शुरुआत हो जाती है, यानी कि जिसको एज, और इसका ऑप्शन है आपका अर्ली 18th सेंचुरी, और इस एज को ही एज ऑफ प्रोज भी कहा जाता है, क्लासिकल एज भी इसी एज को कहा जाता है लगभग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, पोइट्री इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, इट मस्ट आंसर द क्वेश्चन एज टू हाउ टू लिव। तो व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ दिस व्यू, इस व्यू को किसने दिया है। आपके ऑप्शंस हैं जॉन रस्किन, R.L. स्टीवेंसन, मैथ्यू आर्नोल्ड या नन ऑफ दीज। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पता लगी गया होगा आपको, सोच लिया होगा, ये हैं आपके मैथ्यू आर्नोल्ड। तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने ही इसको क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कहा है। अगला क्वेश्चन है, द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वॉज यूज्ड इन हिज प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो ये किसने दी है। ऑप्शंस है सिगमंड फ्राउड, विलियम जेम्स, C.G. जुंग या जेम्स जॉयस। देखिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को इंटीरियर मोनोलॉग भी कहा जाता है, इंटीरियर मोनोलॉग, ये भी ध्यान रखेंगे आप। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को इंटीरियर मोनोलॉग भी कहा जाता है। तो किसने दिया है, ऑप्शन है आपके, पता लगी गया है। चलिए आप सही ऑप्शन है आपका बी, विलियम जेम्स। आपको बताना है पुलित्जर प्राइज जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, अवार्डेड फॉर लिटरेचर, प्लेज फॉर थिएटर या फिल्म स्पिरिट या जर्नलिज्म। तो आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है। तो यह है आपका ऑप्शन डी, जर्नलिज्म को। यह प्रश्न आ चुका है टीजीटी में, ध्यान रखेंगे आप। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट पोइट लॉरेट ऑफिशियली अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश सॉवरेन। तो आपको बताना है फर्स्ट पोइट लॉरेट कौन से रहे हैं। बेन जॉनसन, रॉबर्ट सॉदे या ड्राइडन या वर्ड्सवर्थ। देखिए बेन जॉनसन फर्स्ट पोइट लॉरेट रहे हैं जिनको 1616 में जेम्स फर्स्ट ने पेंशन बांधी थी। लेकिन जो ऑफिशियल पोइट लॉरेट कहा जाता है वो है आपके ड्राइडन। तो इसमें तो ऑप्शन सी है, क्योंकि जो ऑफिशियल पोइट लॉरेट रहे हैं वो हैं जॉन ड्राइडन। और रॉबर्ट सदी जो रहे हैं वो 1813 में बने थे और 43 तक रहे थे। और 43 के बाद इनकी मृत्यु के बाद वर्ड्सवर्थ रहे हैं, सदी की मृत्यु के बाद। और उसके बाद जो है वर्ड्सवर्थ के तुरंत बाद बने हैं क्या कहते हैं, टेनिसन। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें का ऑप्शन आपका सी है। हीरोइक ड्रामा वॉज द फॉर्म मेनली स्पेसिफिक टू एंग्लो सैक्सन पीरियड, हीरोइक पीरियड या रोमांटिक पीरियड, रीस्टोरेशन पीरियड या एलिजाबेथन पीरियड। तो आपके ये रीस्टोरेशन पीरियड का रहा है। क्वेश्चन 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लोजेड ड्रामा। देखिए ऑल फॉर लव, प्रोमेथियस अनबॉर्न, द डेनेट्स या सैमसन एगोनिस्ट। तो देखिए ये तीनों ही आपके पोइटिक ड्रामा है। और ऑल फॉर लव जो है वो आपका हीरोइक ड्रामा है, वो भी स्टेज का रेगुलर ड्रामा बोलते हैं जिसको, स्टेज पे खेलने वाला। पीरियड बिटवीन
1700 से लेकर 1745 तक का जो पीरियड है इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में? रीस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है। तो देखिए रीस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है 1660 से लेकर 1700 तक, तो ये तो है नहीं। कैरोलिन एज भी जो चार्ल्स फर्स्ट की कहा जाता है वो है 1625 से लेके 1660 तक, और अगस्टन पीरियड जो है ये कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन सी। ठीक, अगला, इलियड वॉज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय। देखिए हमने राइटर जो आपके विलियम वर्ड्सवर्थ हैं या शेक्सपियर हैं, मिल्टन, वो बाद में लिए हैं, तो ये लगभग लिटरेचर और आपके टर्म से क्वेश्चन है, हिस्ट्री और टर्म से। इलियड वॉज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय ड्राइडन, जॉनसन, पोप, नन ऑफ देम। तो फर्स्ट ट्रांसलेट किया गया था पोप के द्वारा। ठीक है, आपका ऑप्शन पोप। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु इज़ द फादर ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ये तो प्रश्न कई बार आ चुका है, तो ये तो प्रश्न हमने जो पूछ लिया है, ये सरल सा प्रश्न है। टी.एस. इलियट, मैथ्यू आर्नोल्ड, जॉन कीट्स या वर्ड्सवर्थ। आपके पास समय जो है टी.एस. इलियट के लिए होना चाहिए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, द करेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड। तो जो पूरी स्टोरी में नहीं चेंज होता है तो ऐसे करेक्टर को क्या कहा जाता है? आपको पता होगा, ऐसे करेक्टर को फ्लैट करेक्टर कहा जाता है। और राउंड करेक्टर जो वो होता है, तो इसका ऑप्शन तो आपका डी हो गया। राउंड करेक्टर जो होता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड करेक्टर होता है और ये चेंजेबल होता है। और डायनामिक करेक्टर वो होता है जो स्टोरी या प्ले के दौरान चेंज होता है। और कैरिकेचर तो जानते हो, कार्टून बोलते हैं। रीड दीज पॉइंट्स, आपको बताना है इस पॉइंट्स को देख करके कि ये पॉइंट्स जो हैं किसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। इट्स मैग्नीट्यूड परमिट्स द ग्रेटर वैरायटी ऑफ करेक्टर। इसका जो पूरा परिमाण होता है, पूरी मात्रा जो होती है, उसमें विभिन्न प्रकार के करेक्टर्स का लिए अलाउ किया जाता है। यानी कि करेक्टर्स की विविधता होती है, बहुत विभिन्न प्रकार के करेक्टर होते हैं। ग्रेटर कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्लॉट, यानी प्लॉट जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, जटिल होता है। एम्पलर डेवलपमेंट ऑफ मिल्यू, मिल्यू का मतलब होता है परिवेश, सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग्स में यानी कि जो परिवेश है वो काफ़ी डेवलप किया जाता है। और मोर सस्टेन्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ करेक्टर्स, यानी कि जो चरित्र होते हैं उनको काफ़ी निरंतर तरह से उनको निरंतर तरह से बढ़ाया जाता है। एंड मोटिव्स देन टू दी शॉर्टर मोर कंसंट्रेट मोड, यानी कि उनको संक्षिप्त करने की बजाय काफ़ी विस्तृत स्तर पर करेक्टर को डेवलप किया जाता है। तो ये चार जो करेक्टरिस्टिक्स हैं आपको बताना, ये करेक्टरिस्टिक किसकी हैं? एक प्ले की हैं, नॉवेल की हैं, एपिक की हैं या बायोग्राफी की हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये एम.एच. अब्राहम से जो कहते हैं, तो इसका ऑप्शन है आपका बी, अ नॉवेल। ये सब नॉवेल की करेक्टरिस्टिक्स हैं। द इंग्लिश नेम फॉर द नॉवेल इज ड्राइव फ्रॉम नोवेला। नोवेला शब्द से लिया गया है इंग्लिश जो करेक्ट नॉवेल शब्द है। आपको बताना है ये जो नोवेला शब्द है ये इटालियन वर्ड है, रोमन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है या फ्रेंच वर्ड है। आपको इस बात को बताना है। तो आपके ऑप्शन पता लग ही गए होंगे आपको। तो आपका ये शब्द जो है नोवेल है वो आपका इटालियन वर्ड है। ठीक है। द नेम नोवेल इज ड्राइव फ्रॉम द नोवेला, यानी कि जो इटालियन शब्द नोवेला से लिया गया है, इसका अर्थ क्या है? अ न्यू वर्ड, अ न्यू थिंग या अ लिटिल न्यू थिंग, अ न्यू थिंग या लॉन्ग स्टोरी। तो आपके ऑप्शन है अ लिटिल न्यू वर्ड, अ लिटिल न्यू थिंग या अ न्यू थिंग या अ लॉन्ग स्टोरी। तो देखिए नोवेल का जो नोवेला शब्द है इसका अर्थ होता है अ लिटिल न्यू थिंग। बहुत ध्यान रखेंगे, ये एम.एच. अब्राहम से जो कहते हुए।
क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्लूम्सबरी ग्रुप वॉज ए एसोसिएट इंग्लिश राइटर्स, इंटेलेक्चुअल्स, philosophers and artists the first half of the 18th century, 19th century, 20th century या 17th century। तो आपको बताना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही इसी तरह से आते हैं ये। तो आपको बताना कि जो ब्लूम्सबरी ग्रुप है वो किस सेंचुरी की जो है फर्स्ट हाफ में रहा था। तो आपके ऑप्शन पता लगे गए होंगे। देखिए, ब्लूम्सबरी ग्रुप जो है वो आपका विक्टोरियन एज का ग्रुप है, विक्टोरियन एज के। तो विक्टोरियन एज जो पड़ती है वो आपकी जो है अर्ली 20th सेंचुरी में पड़ती है। तो नहीं, विक्टोरियन के बाद का ही है ये। तो अर्ली जो है 19th सेंचुरी पड़ती है। नहीं, 19th सेंचुरी नहीं, ऑफ 19th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी है, अर्ली 20th सेंचुरी को। उसके बाद विक्टोरियन के बाद का समय है ये, ठीक है। तो अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सी हो ही गया। अगला है, द मिडिएबल शॉर्ट लिरिक पोइम इज ए सटारिक पोएटिक फॉर्म, a complex polyphonic accompanied vocal piece on a secular text developed especially in the 16th and 17th century। ये किस पोइम के बारे में बात कर रहे हैं? तो आपका ऑप्शन है मैड्रिगल, सटायर, ब्यूकोलिक एंड विलानेले। तो ये जो मेडिएवल शॉर्ट लिरिक पोइम है और आपकी स्ट्रिक्ट पोइटिक फॉर्म है, इसमें पॉलीफोनिक है, यानी कि विभिन्न ध्वनि में पोइम होती है, उतार चढ़ाव ध्वनि का काफ़ी होता है इसमें। तो ये कौन सी पोइम है? ये है आपकी मैड्रिगल। क्या है? मैड्रिगल। सटार अलग प्रकार का होता है, ब्यूकोल जो होती है वो पास्टोरल पोइम होती है, और विलेनेले जो होती है वो 19th लाइन की पोइम होती है। विच वन अमॉन्ग दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ पोइम? इसमें कौन सा है जो पोइम का टाइप नहीं है? मैड्रिगल अभी पढ़ा है, ये पोइम है। विलेनेले जो है 19 लाइन की पोइम है। और सागा जो है, सागा का मतलब होता है टेल। क्या मतलब होता है? टेल। और जो से आपने जॉन गाल्सवर्दी ने काफ़ी सागा लिखे थे, फॉरसाइट सागा। तो सागा का मतलब टेल होता है, और ये एक प्रकार का नॉवेल होता है, ये नॉवेल का पार्ट है। और जॉर्जिक जो होता है ये भी पास्टोरल टाइप की पोइम है। तो आपका ऑप्शन इसमें सी है, सागा। एन अलेक्जेंड्रियन एज, अलेक्जेंड्रियन का क्या होता है वो आपको बताना है। 6 फीट आयम्बिक पेंटामीटर होता है। अ टाइप ऑफ पोइम ऑफ 14th सेंचुरी की एक पोइम है, या अ वर्ब फॉर्म डेवलप्ड बाय, वर्ब नहीं है, वर्स होगा ये, अ वर्स फॉर्म डेवलप्ड बाय अलेक्जेंडर, या अ डेक्टालिक टेट्रामीटर फॉर्म। आपको बताना क्या है। तो आपको बताते चलें, जो अलेक्जेंड्रियन है वो आपने सुना होगा स्पेंसरिन स्टेंजा। तो स्पेंसर के स्टेंजा में 9 लाइन्स होती हैं, और जिसमें 8 लाइन जो होते हैं आयमिक पेंटामीटर में होती हैं, और जो लास्ट लाइन होती है वो अलेक्जेंड्रियन होती है। और अलेक्जेंड्रियन जो होता है वो आपकी 6 फीट आयमिक पेंटामीटर होती है, यानी कि उसमें 12 सिलेबल होते हैं। तो आपका ऑप्शन पता लगे क्या होता? पहला ऑप्शन है 3 इंपोर्टेंट प्लेस ऑन द लैटिन मॉडल वर। ये बताना है कि, सॉरी क्वेश्चन गलत लिखा है, आपको बताना है ऑड वन। इसमें अलग प्रकार का बताना है कौन सा है। जो 3 इसमें से मॉडल जो हैं वो लैटिन मॉडल पे हैं, और एक जो है इंग्लिश में लिखा गया है। तो ऑप्शन है राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, ग्रामर गर्टन्स निडल, या गॉडोबक ऑफ फेरेक्स एंड पोरेक्स, या डॉक्टर फास्टस। तो आपको बताना ये तीनों ही आपके लैटिन
प्ले हैं, और डॉक्टर फास्टर जो है क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा इंग्लिश में लिखा गया ब्लैंकबर्स्ट ट्रेजेडी है। हु वॉज द सेंट्रल सन अमॉन्ग द यूनिवर्सिटी बिट्स? यूनिवर्सिटी बिट्स में सेंट्रल सन किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी बिट्स में 7 प्ले राइट थे और पोइट थे। तो इन प्ले राइट्स में बताना है यूनिवर्सिटी बिट्स में कौन जो है सेंट्रल सन कहा जाता है। तो जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो या टॉमस केड? तो ये हैं आपके क्रिस्टोफर मार्लो। द ऑथर ऑफ यूफियस द एनाटॉमी ऑफ बिट्स, कौन है इसके राइटर? जॉर्ज पील, जॉन लिली या टॉमस केड या रॉबर्ट ग्रीन? तो आपका क्वेश्चन है बी, ऑप्शन क्या होगा आपका? बी, जॉन लिली का है ये यूफियस द एनाटॉमी ऑफ बिट्स। मिल्टन्स गॉड एक फेमस बुक है, आपको बताना ये किसने लिखी है। मिल्टन्स गॉड, ठीक, विलियम एम्पसन, विलियम हेजल्ट, टॉमस कार्लाइल या मैथ्यू ऑर्नेल? तो आपका ऑप्शन है ए, विलियम एम्पसन। क्वेश्चन नंबर 34 है 7 टाइप ऑफ एम्बिग्विटी, ये क्रिटिकल वर्क है, अब किसका है ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे ऐसे प्रश्न एक आध पूछे जाते हैं। विलियम एम्पसन, विलियम हेजलिट, टॉमस कार्लाइल या मैथ्यू ऑर्नोल्ड? तो यहाँ पर भी आपके जो हैं विलियम एम्पसन हैं। क्वेश्चन नंबर है ईव इज क्रिएटेड फ्रॉम एडम्स, ईव का क्रिएशन होता है एडम के रिब से होता है, पसीने स्वेट से होता है, नेल से होता है, आर्म से होता है? तो ये आपका ऑप्शन है ए कि ईव का जो निर्माण होता है, क्रिएट की जाती है, वो उसकी रिब से की जाती है, यानी कि एडम की पसली से। व्हेन ईव लुक्स इन द वाटर एंड फॉल्स इन लव विथ, जब ईव अपना चेहरा जो है पानी में देखती है तो किससे प्यार करने लगती है? हर ओन रिफ्लेक्शन, खुद से प्यार करने लगती है, एडम से, राफेल से या सैमसन डिस्गाइज फार्म, या जो सैटर्न जो होता है वो डिस्गाइज फार्म में आता है, यानी कि एक एंजल के। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है? आपका ऑप्शन है ए, अपने खुद के रिफ्लेक्शन से प्यार करती है वो। मिल्टन्स पोइट्री इज ए मिरर इन विच द राइटर्स करेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड, ये बात कौन कहता है अबाउट मिल्टन्स पोइट्री? मैकमिलन, विलियम हैजलिट, विलियम ब्लेक या एस.टी. कॉलेज? तो आपका ऑप्शन इसमें 37 क्वेश्चन का होगा ए, मैकमिलन कहते हैं ये बात। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं। शेक्सपियर्स पोइट्री इज करेक्टरलेस, तो ये बात देखिए, शेक्सपियर की पोइट्री है वो करेक्टरलेस है, इनके उसमें चरित्र का निर्माण नहीं, करेक्टरलेस का मतलब खुद के चरित्र का निर्माण नहीं किया गया है। दैट इज इट रिफ्लेक्ट्स द इंडिविजुअल, it does reflect the individual Shakespeare. What Johnson himself is in every line of Paradise Lost, लेकिन जॉन मिल्टन जो है स्वयं पैराडाइज लॉस्ट की हर एक लाइन में है। इनफैक्ट एवरी पोइम, यहाँ तक कि अपनी हर पोइम में जो है जॉन मिल्टन पाए जाते हैं। इट इज मिल्टन्स हिमसेल्फ whom you see, his Saturn, his Adam, his Raphael and almost his Eve, all are John Milton। यानी कि पैराडाइज लॉस्ट की हर एक लाइन में है, यहाँ तक कि उसका एडम, सैटर्न, राफेल, यहाँ तक कि ईव भी स्वयं मिल्टन ही हैं। तो ये बात मिल्टन के ऑटोबायोग्राफिकल के लिए कौन कहता है? अब आपको बताना है। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, एस.टी. कॉलेज कहते हैं, मैथ्यू ऑर्नोल्ड कहते हैं, विलियम हैजलिट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है आपके एस.टी. कॉलेज। हु इज द रॉयल क्रिमिनल स्ट्रॉन्ग इन हिज क्राइम? ये विलियम शेक्सपियर के जो है जो हिस्टोरिकल प्ले हैं उसको 2 प्रकार से बांटा गया है, स्ट्रॉन्ग किंग्स और वीक किंग्स।
तो आपको बताना है कि रॉयल क्रिमिनल स्ट्रॉन्ग इन हिज क्राइम कौन है? हेनरी सिक्स, रिचर्ड थर्ड? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको नोट कर लेंगे। या किंग जॉन या रिचर्ड सेकंड? तो आपका ऑप्शन है बी, रिचर्ड थर्ड। तो रिचर्ड थर्ड को रॉयल क्रिमिनल दिखाया गया है और जो कि स्ट्रांग है अपनी क्राइम में। क्वेश्चन 39 है, हु अमॉन्ग दीज फोर इज स्ट्रांग किंग? कौन सा इसमें स्ट्रांग किंग है? देखिए इसमें 3 किंग हैं, जो वो बी किंग है और जो एक है वो स्ट्रांग किंग है। किंग जॉन, रिचर्ड सेकंड, हेनरी सिक्स, ये और या हेनरी फोर्थ। तो ऊपर के तीनों जो हैं ये आपके बी के किंग हैं, बी किंग्स हैं, और ये जो है किंग फोर्थ जो है, हेनरी फोर्थ जो है, ये स्ट्रांग वन है। अब इन्होंने कटा, तो आपका ऑप्शन हो गया। तो प्रोफेसर जो डॉर्डन रहे हैं उन्होंने इनके हिस्टोरिकल प्ले को, हिस्टोरिकल जो प्लेस के जो किंग्स हैं उनको 2 पार्ट में बांटा है। एक बांटा है बी किंग्स में और दूसरा बांटा है स्ट्रॉन्ग किंग्स में। बी किंग्स में जो आ रहे हैं आपके किंग जॉन, रिचर्ड सेकंड और हेनरी सिक्स, ये आपके बी किंग्स हैं। किंग जॉन है रॉयल क्रिमिनल है लेकिन वीक इन हिज क्रिमिनलिटी, ये अपनी क्रिमिनलिटी में भी वीक हैं। रिचर्ड सेकंड एक सेंटिमेंटल मोनार्क है और हेनरी सिक्स जो हैं वो रॉयल सेंट हैं और वीक इन हिज सेंटलीनेस, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग किंग है, स्ट्रॉन्ग किंग में हेनरी फोर्थ हैं, स्ट्रॉन्ग बाई फाइन क्राफ्ट इन डीलिंग विद इवेंट्स बाई रिजोल्यूशन एंड पॉलिसी एंड डेयरिंग। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग किंग है और अपनी राजनीति में अपनी काफ़ी साहस दिखाते हैं। और हेनरी फिफ्थ जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर किंग ऑफ मिडिएबल इंग्लैंड, डिफीटेड फ्रांस इन 100 ईयर्स बार 1415, और ये स्ट्रॉन्ग किंग है, इन्होंने फ्रांस को 100 ईयर बार्स में 1415 में हराया था। और ये है रिचर्ड थर्ड, जिनके बारे में अभी पढ़ा था, ये रॉयल क्रिमिनल हैं, स्ट्रॉन्ग इन हिज क्रिमिनलिटी। तो ये नोट कर लेंगे जो अगर आपके पास नोट नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 है, दीज हिस्टोरिकल शेक्सपियर्स प्ले आर हैज बीन नेम्ड अ मिरर फॉर किंग्स, हु नेम्ड दिस? यानी कि मिरर फॉर किंग्स कहा गया है इनको, और ऐसा इसको किसने कहा है? प्रोफेसर डॉर्डन ने कहा है, या सिलीगल, या मैथ्यू आर्नोल्ड, या टॉमस कार्लाइल? तो ये आपके सिलीगल हैं, ऑप्शन बी के सिलीगल हैं। और ये आपके जो है जर्मन क्रिटिक रहे हैं। कौन है ये? जर्मन क्रिटिक रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 41 है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कॉइन्ड द टर्म बार्डोलेट्री, अबाउट हुम? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किसके बारे में बार्डोलेट्री टर्म को दिया है? तो देखिए ये तो आसान है, बार्डोलेट्री विलियम शेक्सपियर के लिए ही दिया है। देखिए बार्ड तो जानते हैं एक गायक होता है, कवि होता है, और आइडोलेट्री प्लस आइडोलेट्री से बना है, और आइडोलेट्री का अर्थ होता है किसी की इमेज बनाना, किसी की प्रशंसा करना। तो बार्डोलेट्री शब्द का अर्थ है एक्सेसिव एडमिरेशन ऑफ विलियम शेक्सपियर। और आप जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर को द बार्ड जो है 18वीं शताब्दी से कहा गया है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर, ये नोट कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, शेक्सपियर इज अ ड्रंकन सैवेज विद सम इमेजिनेशन हुज प्लीज ओनली लंदन इन एंड कनाडा। तो ड्रंकन सैवेज कहा गया है, कहा है, किसने कहा है ये आपको बताना है। स्टीफन गॉसन, वॉल्टेयर, रॉबर्ट ब्राउनिंग, या टॉमस कार्लाइल? तो ये हैं आपके वॉल्टेयर। तो आपका ऑप्शन बी है, ठीक है। और वॉल्टेयर जो है एक फ्रेंच
फ्रेंच राइटर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, परहैप्स आई ओट टू बी कंटेंट, शायद मुझको संतुष्ट होना चाहिए। आई हैव ग्रेट रीजन टू बी कंटेंट, मेरे पास संतुष्ट होने का काफ़ी कारण भी है। फॉर आई थैंक गॉड आई कैन रीड एंड परहैप्स अंडरस्टैंड शेक्सपियर टू हिज डेप्थ, ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं पढ़ सकता हूँ और शायद समझ भी सकता हूँ शेक्सपियर को गहराई से। किसने कहा है ये बातें? ऑप्शंस हैं मैथ्यू आर्नोल्ड, जॉन मिल्टन, कीट्स या पी.बी. शैले। तो आपका ऑप्शन पता लग ही गया होगा, ये कीट्स कहते हैं अपने एक लेटर में, जो अपने फ्रेंड टेलर को, इनके फ्रेंड रहे हैं टेलर को 1818 में एक लेटर लिखते हैं। उस लेटर में इन्होंने विलियम शेक्सपियर के प्ले के बारे में ऐसा कहा है। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हेन सॉरो कम्स दे कम्स नॉट ऑन सिंगल स्पाइस बट इन बटालियंस, जब दुख आते हैं तो अकेले नहीं आते बल्कि बटालियन में आते हैं, इकट्ठे होकर आते हैं। तो ये बात हैमलेट प्ले की है, ये तो पता है ही। कौन कहता है? हैमलेट कहते हैं, लेरिट्स कहते हैं, जर्ट्रूड या क्लॉडियस। तो देखिए, जब ऑफेलिया आती है तो फिर क्लॉडियस जो है जर्ट्रूड से कहते हैं कि जब मुसीबतें आती हैं तो अकेले नहीं आती बल्कि बटालियन में आती हैं। तो आपका ऑप्शन डी हो गया। स्ट्रेटफोर्ड इज ए चार्मिंग लिटिल विलेज इन वारविकशायर, इट इज सराउंडेड बाय 3 of the following 4 places. Fired the imagination of young William Shakespeare, mark the one which is not in the vicinity. जो विलियम शेक्सपियर के घर के आसपास नहीं है उसमें बताना है। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, कैसल ऑफ बारविक या कैसल ऑफ कैलनबर्थ या कैसल ऑफ कैलिकोलम। तो ये आपका ऑप्शन डी है, क्योंकि जो एवन था, जिनकी गांव का नाम था स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, तो ये 3 जगह से घिरा है, ये तीनों उसके चारों तरफ हैं। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन उसके पास ही है और कैसल ऑफ बारविक और कैसल ऑफ कैलनबर्थ रहे हैं। और ये जो बातें लिखी हैं, ये तीनों बातें, ये आपकी W.J. लॉन्ग की किताब में दिया गया है, आप देख सकते हैं, W.J. लॉन्ग में दिया है। ठीक है। Who says I do not remember that any book or person or event in my life ever made great impression upon me as the plays of Shakespeare। ये बात कौन कहता है? गेटे कहते हैं, बेन जॉनसन कहते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो या मैथ्यू आर्नोल्ड। तो आपका ऑप्शन पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहते हैं गेटे। What did Congreve, Basserle, Dryden, Wernberg, Forker and Rochester कॉपी फ्रॉम द फ्रेंच मॉडल? देखिए, ये जो प्ले राइट्स हैं, ये राइटर्स रहे हैं जब रिस्टोरेशन पीरियड से पहले, चार्ल्स सेकंड जब फ्रांस में होते हैं तो वहाँ इनके साथ होते हैं, तो वहाँ ये एक फ्रेंच मॉडल को कॉपी करते हैं। तो वो फ्रेंच मॉडल कौन सा है? फ्रेंच मॉडल की बिट कॉपी करते हैं, या डेलिकेसी ऑफ आइडियाज़ कॉपी करते हैं, या बाइस ऑफ फ्रेंच कॉमेडी या फ्रेंच कॉमेडी की बुराई कॉपी करते हैं, या समवेयर ऑफ पैसिमिस्टिक थॉट या पैसिमिस्टिक थॉट्स का मिश्रण करते हैं, आपको बताना है। तो देखिए, आपका ऑप्शन सी तो हो ही गया है। जब ये वहाँ से लौट के आए थे तो इन्होंने कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखे थे। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स, तो वहाँ के जो राइटर्स थे जैसे मोलेर, या तो उनको इन्होंने कॉपी किया था। तो उसकी जो है 22 यानी कि बुराइयाँ उन्होंने कॉपी की थी फ्रेंच कॉमेडी की। क्वेश्चन नंबर 48, whom did Milton call son of Belial, flown with insolence and wine? किसके लिए ये कहा है? तो देखिए, सन ऑफ बेलियल तो कहा है इन्होंने, लेकिन बेलियल जो करेक्टर है वो आपका पैराडाइज लॉस्ट में है, और ये लास्ट में आने वाला फॉलन एंजल्स है जो रिपोर्ट करता है सैटर्न को। तो
ये हैं सोल्जर्स ऑफ फ्रेंच आर्मी, या कोर्ट राइटर्स ऑफ रीस्टोरेशन, या द राइटर्स ऑफ प्री रीस्टोरेशन पीरियड, या राइटर्स ऑफ द एलिजाबेथन एरा। तो ये कोर्ट राइटर्स होते हैं रीस्टोरेशन पीरियड के, तो उनके लिए कहा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हेन वाज द सीरीज ऑफ रिवर डन सोनेट बाय वर्ड्सवर्थ। तो रिवर डन जो सोनेट सीरीज है ये कब पब्लिश हुई, ये प्रश्न जो है आ चुका है, तो इसको ध्यान रखेंगे। 49 क्वेश्चन आ चुका है, तो ये 1820 में जो है आपका पब्लिश होता है। ऑप्शन सी हो गया। फ्रॉम विच ऑफ द पोएम वर्ड्सवर्थ दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर। लोग यानी कि जो प्रकृति की चीज़ें हैं उनमें आप आइए, यानी कि उसमें मिलिए आकर के। लेट नेचर बी योर टीचर, और प्रकृति को अपना अध्यापक बनने दो। कि किसने कही, किस पोइम में है ये? ओटू ड्यूटी, सॉलिटरी रिपर, डैफोडिल्स, या टिंटन एबे। तो ये आपका ऑप्शन डी है, टिंटन एबे, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डोरिथी से कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ प्री एग्जिस्टेंस एंड द थीम ऑफ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन कीननेस ऑफ इमेजिनेशन फ्रॉम बॉयहुड टू मैनहुड। ये जो थीम है ये किस पोइम की है? टिंटन एबे की है, द एक्सकर्सन की है, द रिक्लूज की है, या इमोर्टलिटी ओड की है? तो देखिए, जब भी प्री एग्जिस्टेंस की बात आए या डिक्लाइन ऑफ इमेजिनेशन की बात आए, वो आएगी आपकी इमोर्टलिटी ओड। तो आपका ऑप्शन डी हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।